नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने मुगल बादशाहों के बारे में और उनके विभागों के बारे में, विभागों के अंतर्गत कौन कौन से अधिकारी थे, उनके क्या क्या कार्य थे, उन सभी के बारे में जाना था। हमने पिछली वीडियो के माध्यम से ही मुगलों की वित्तीय व्यवस्था के बारे में, मुद्रा प्रणाली, ठीक है ना, और जमींदारी व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी ली थी, जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। भाई, इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। आज जो हम जानेंगे मुगल प्रशासन से ही संबंधित, क्या मुगल प्रशासन से ही संबंधित राजस्व प्रणाली के बारे में, कि भाई उनके जो आय के स्रोत थे वो किन किन वस्तुओं पर या किन किन चीजों से राज्य की जो आय होती थी उसके बारे में हम जानेंगे। भाई, राजस्व प्रणाली किस प्रकार से थी। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। राजस्व प्रणाली मुगल प्रशासन से ही संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें क्या है, राजस्व प्रणाली के अंतर्गत मुगलों ने यानी मुगल प्रशासन में भूमि को दो भागों में बांटा था। भाई, ज्यादातर जो राजस्व मिलता था वो जमीन से ही मिलता था, यानी भूमि से जो मिलता था उन्हें दो भागों में बांटा, एक तो केंद्रीय और एक स्थानीय आय के स्रोत के रूप में। केंद्रीय और स्थानीय आय के स्रोत के रूप में होता क्या है, अब भूमि के आधार पर राजस्व प्रणाली को तीन भागों में बांटा गया। ठीक है जी, तीन भागों में बांटा। कौन कौन सी? खालसा भूमि। खालसा भूमि भैया कौन सी होती है? जिससे कि देखो राजस्व मिलता था। ये जो शाही भूमि होती थी और इससे जो उपज होती थी वो सीधे राजकोष में जमा होती थी। किसमें? इसकी जो आय होती थी शाही खजाने में ही जमा होती थी। इसके बाद में जो दूसरी आय का स्रोत थी वो थी जागीर भूमि। इसमें क्या था, किसान जमींदार जो थे, जमींदार और सरदार, अमीर यानी एक तरह के सरदारों को इसमें ये जो जमीन थी जागीर भूमि, ठीक है ना, इसमें जमींदार ये व्यक्ति विशेष था जिसको जमींदार बनाया जाता था मुगल प्रशासन में। तो इसमें जमींदार को या सरदार यानी एक तरह के अमीर, उनको राजस्व वसूलने का अधिकार था। किसमें? जागीर भूमि में। ठीक है, इन्हें राजस्व वसूलने का अधिकार था, लेकिन प्रशासनिक अधिकार नहीं था। प्रशासनिक अधिकार का मतलब जो भी दायित्व था सरकारी कर्मचारी या बादशाह को, ठीक है, इस पर प्रशासनिक अधिकार नहीं था। इसके बाद में जो आय का स्रोत था जो होता था वो सरयुगाल मदद मास, वो भूमि ये भी इन्हीं में सम्मिलित थी। इनसे जो आय के मिलते थे, वैसे तो ये जो भूमि थी ये विद्वान व्यक्तियों को, मदरसों को, काजियों को यानी बादशाह के द्वारा दी जाने वाली भूमि होती थी। ठीक है, ये भी इसी में सम्मिलित होती थी। अब देखो होता क्या है, जो राजस्व मिलता था यानी आय के जो स्रोत थे, शुरू में अकबर ने क्या करा था कि शेरशाह ने एक प्रणाली शुरू की थी राजस्व की, यानी आय के स्रोत की। कौन सी प्रणाली थी? जब्ती प्रणाली शेरशाह सूरी ने शुरू की थी, लेकिन अकबर ने शुरू में इस प्रणाली को अपना लिया था, शेरशाह सूरी की ही प्रणाली को। इसमें क्या था, राई के आधार पर यानी फसल जो होती थी उसके आधार पर उसका जो बंटवारा यानी मूल्य के आधार, राई फसल पैदा हुई, उसके बाद उसका मूल्य के आधार पर 1/3 भाग, किसके? 1/3 भाग, ठीक है, कर के रूप में शाही खजाने में जमा कर दिया जाता था, यानी केंद्रीय खजाने में चली जाती थी, यानी कि बादशाह के पास में इसकी आय चली जाती थी।
लेकिन ये जो प्रणाली थी, जब्ती प्रणाली, ये दोषपूर्ण और महंगी थी। क्या थी? दोषपूर्ण और महंगी थी। अब होता क्या है कि अकबर ने 1568 ईस्वी में, किसमें? 1568 ईस्वी में अकबर ने शहाबुद्दीन अहमद के कहने पर, क्या? शहाबुद्दीन अहमद के कहने पर इसे समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर उसने कौन सी प्रणाली शुरू की जिससे आय के स्रोत बनते थे? तो नसक और कनकुत। कौन सी? कनकुत व्यवस्था शुरू करता है अकबर। अब इसके बाद में देखो मेरे प्यारे साथियों, होता क्या है? जब्तीय हरसाला प्रणाली, जब्तीय हरसाला प्रणाली, ये क्या होती थी? कनकुत जो होती थी, नकस, ये जो नसक जो है ना, ये और कनकुत होती क्या थी? नकस में जो होती थी, जमीन को, भूमि को पैरों के माध्यम से नापकर, ठीक है, फिर उसका प्रति बीघा निकालकर उसके उत्पादन के रूप में जो आय होती थी वो नकस होती थी। कनकुत थी, ये कनकुत होती थी वो। अब जो नकस थी, ये जो थी, ये कनकुत का ही एक विकल्प रूप था, कनकुत का ही विकल्प रूप था। अब होता क्या है? इसके बाद में से जब्तीय दहसाला प्रणाली का रूप मान लिया गया। ये क्या होती थी? पैमाइश के आधार पर। जब्तीय दहसाला क्या थी? भूमि की पैमाइश व गल्ले की किस्म के आधार पर, भूमि की पैमाइश और गल्ले की किस्म के आधार पर इस कर प्रणाली शुरू की हुई थी। अब ये जो प्रणाली थी, आखिर थी कहां पर? ये जो प्रणाली थी, बिहार, इलाहाबाद, मालवा, अवध, आगरा, दिल्ली और लाहौर में ये प्रणाली प्रचलित थी। नकस और कनकुत, ये जो थी पैदावार का, यानी इसमें क्या होता था? भूमि की पैदावार करने और भुगतान का फिर अंदाजा लगाने कि भाई इस भूमि पर इतनी पैदावार होगी, और हम उसी से फिर अंदाजा लगाया जाता था कि इसमें कितना लगान दिया जाएगा, उसी के आधार पर, ठीक है ना, भुगतान का अंदाजा लगाकर ये लगान व्यवस्था करते थे। इसे एक तरह की ठेकेदारी व्यवस्था भी कहा जाता था। क्या? ठेकेदारी व्यवस्था भी से कहा जाता था। पर ये जो व्यवस्था है नकस व कनकुत, थी कहां पर? ठीक है, अब सवाल उठता है ये थी कहां पर? तो ये जो थी बंगाल, गुजरात और काठियावाड़ में, पूरे भारत में नहीं, इन क्षेत्रों में, बंगाल, गुजरात और काठियावाड़ में। लेकिन अब यहां पर देखो कि गुजरात विजय करी थी अकबर ने 1572, लेकिन 1573 भी मिलता है, इसलिए मैंने दोनों चीजें बता दी। 1572 और 73 इसने बंगाल पर, गुजरात पर विजय करी थी, और उसके बाद में इसने क्या करा था? अकबर ने बंगाल, बिहार और गुजरात को छोड़कर, बंगाल, बिहार और गुजरात को छोड़कर समस्त भारत में किरोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति करी थी, किरोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति करी थी, और उनकी संख्या अकबर के समय कितनी थी? मुगल काल में 182। ठीक है, अब अकबर ने क्या करा था कि 1580 में अपने शासन के 24वें वर्ष, ठीक है ना, आईने दहसाला कर प्रणाली शुरू की। अब इस कर प्रणाली को बनाने में किसका हाथ सबसे ज्यादा था? गुजरात का था, टोडरमल। ठीक है, तो गुजरात यानी टोडरमल प्रणाली इसे कहते हैं, क्योंकि इसे बनाने में टोडरमल ने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। और उसकी सहायता के लिए कौन था? यानी उसकी सहायता के लिए ख्वाजा शाह मंसूर ने भी इस प्रणाली को बनाने में टोडरमल की सहायता की थी। ये इस प्रणाली के अंतर्गत भी भूमि की उपज का 1/3 भाग हिस्सा नगद के रूप में लिया जाता था। ठीक है, 1/3 भाग नगद रूप में लिया जाता था, क्योंकि किसान दो ही तरीके से भुगतान करते थे, एक तो अनाज के रूप में
और एक नगद के रूप में। ज्यादातर भूमि क्या होती थी, नगद रूप में भूमि मिलती थी, लेकिन आय उपज के रूप में ही ली जाती थी। देहशाला प्रणाली, देहशाला प्रणाली क्या होती थी, ये भी भूमि का यानी 10 वर्षों की जो भूमि होती थी, पिछले 10 वर्षों से भूमि की कितनी पैदावार है उसी के आधार पर, ठीक है, पैदावार पिछले 10 सालों की, लेकिन उसका जो प्रेजेंट का जो मूल्य था, ठीक है ना, आय इनकम जो उसका मूल्य था उसका 1/10 भाग किसानों को क्या था, पिछले 10 साल के बाद में 1/10वां भाग हर साल वसूला जाता था इनसे। और इसे फिर किस नाम से जाना जाता था, देहशाला प्रणाली को माल ए हरसाला, क्या, माल ए हरसाला के नाम से भी इसे जाना जाता था। ये वही प्रचलित थी, कहां पर, ये जो प्रणाली थी देहशाला या माल ए हरसाला कहां पर प्रचलित थी, उन्हीं जगहों पर प्रचलित थी जिन जगहों पर जब्ती प्रणाली प्रचलित थी। अब देखो आईने देहशाला, ये होगी। इसके बाद देखो आईने देहशाला, आईने देहशाला क्या थी, आईने देहशाला को रैयत वाली व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। क्या, रैयत वाली व्यवस्था। अब इस व्यवस्था को दक्षिण भारत में सबसे पहले, क्या, इस व्यवस्था को दक्षिण भारत में सबसे पहले किसने शुरू किया था, तो शाहजहां के काल में, याद रखना, शाहजहां के काल में ये जो रैयत वाली व्यवस्था थी आईने देहशाला, इसको मुर्शीद कुली खां, क्या, मुर्शीद कुली खां ने शुरू किया था। इसमें क्या, कौन कौन सी और जिनसे आय के स्रोत थे, कौन कौन सी भूमि भी सम्मिलित थी, तो खालसा और जागीर, जागीरों को भी इसमें लिया गया और इन्हीं से कर निर्धारित किया गया। अब कर निर्धारण जो निर्धारण है या निर्धारित है, सबसे पुरानी क्या थी, सबसे पुरानी प्रणाली यानी आय, मुगल प्रशासन में आय के जो स्रोत थे भूमि से संबंधित, सबसे पुरानी आय क्या थी, सबसे पुरानी आय थी बटाई, जिसको गल्ला बख्शी भी कहते थे इसे, यानी बटाई और गल्ला बख्शी। इसे किस नाम से जाना जाता था, भाओली, क्या, भाओली नाम से इनको जाना जाता था। अब देखो राष्ट्र निर्धारण में, मुगल प्रशासन में राष्ट्र निर्धारण किन किन चीजों से होता था, तो खेत बटाई, लंक बटाई और रसीस बटाई। खेत बटाई वो होती थी जिसमें फसल को खेत में ही बोने के बाद में खेत में ही बांट लिया जाता था। लंक बटाई वो होती थी जिसमें फसल को काटने के बाद गट्ठर बनाकर बांट लिया जाता था। रसीस बटाई जो होती थी वो होती थी जिसको फसल को काटने के बाद बांटा जाता था, ठीक है। अब और कौन सी थी भाई, आय के स्रोतों की ही बात चल रही है भाई, इनकम और किससे थी, मुगल काल में तिरजारती, तिरजारती फसलें, भैया तिरजारती फसलें कौन सी हैं, यानी तिलहन, कपास, ईख, नील, ये कहते हैं, ये जो राजस्व आय जो होती थी इनसे जो कर लिया जाता था वो इनसे, इन फसलों से, तिरजारी फसलों से कर नगद रूप में ही लिया जाता था। अब देखो बटाई प्रणाली जो है, मैंने आपको बताई, बटाई प्रणाली जो है वो कहां पर प्रचलित थी, तो कश्मीर, काबुल, सिंध और कंधार, ये वो 4 क्षेत्र हैं जहां पर ये बटाई प्रणाली प्रचलित थी। अब कनकुत प्रथा जो थी, क्या थी, कनकुत प्रथा, कनकुट प्रथा जो थी इसमें क्या है, इसमें होता क्या था कि भूमि को पगों से, भूमि को यानी पैरों से और रस्सी से नापते थे, नापने के बाद उसकी पैदावार का अनुमान लगाकर
पैदावार का अनुमान लगाकर राजस्व वसूला जाता था। इस राजस्व वसूलने को, इस प्रणाली को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो दानाबंदी। क्या? दानाबंदी के नाम से इसे जाना जाता है। नकस प्रथा जो है, नसक प्रथा जो है वो कश्मीर में थी, यानी ये कनकुत प्रथा का ही एक वैकल्पिक रूप था। ठीक है ना। कश्मीर में इसे क्या कहते थे? कश्मीर में इसको गल्ला बख्शी के नाम से जाना जाता था। क्या? गल्ला बख्शी के नाम से। और गुजरात में इसमें किस नाम से जाना जाता? गुजरात में नकसे जुज, गुजरात में इसे नकसे जुज कहा जाता था। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको मुगल प्रशासन से संबंधित राजस्व प्रणाली के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण वाक्य थे उनके बारे में जानकारी मिली होगी। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।